एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर सैमनी। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है करंट अकाउंट बीओपी और कैपिटल अकाउंट बीओपी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम करंट अकाउंट के बारे में। क्या चीज़ है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी इस अकाउंट में कौन सा आपका, दोबारा देखो, करंट अकाउंट है। सो करंट अकाउंट में किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं? फॉरेन एक्सचेंज की, यानी फॉरेन एक्सचेंज से जितना भी पैसा आया है या जा रहा है हमारे देश से बाहर, वो सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है इस करंट अकाउंट में, विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हाँ, एक बात और नोटिस करने वाली बात है कि चाहे पैसा कितना भी आए, चाहे पैसा कितना भी जाए, इससे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे पैसे आने जाने से, ना घटेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट बीओपी। क्या बोल रहा है? इसमें भी सारी वो ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसमें भी पैसा आए चाहे पैसा जाए, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात इसमें है अलग। वो क्या है कि इन सभी ट्रांजैक्शन से क्या होता है, हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर फ़र्क पड़ता है। चाहे हमारे एसेट्स बढ़ जाएं या घट जाएं, चाहे लाइबिलिटीज़ बढ़ जाए या घट जाए, मतलब कुछ होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के साथ। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें अपने करंट अकाउंट की, तो वहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वहाँ पे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ कम या ज़्यादा होती हैं। आगे देखो क्या लिखा है। दीज ट्रांजेक्शन्स डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। इनसे फ्यूचर कोई क्लेम नहीं होता, यानी कोई अपनी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो फ्यूचर के रिगार्डिंग कहीं कुछ पेमेंट नहीं देनी है, कोई खर्चा नहीं है फ्यूचर का। लेकिन इन ट्रांजैक्शन से जो फ्यूचर क्लेम होता है, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन से फ्यूचर में यहाँ जो है हमें क्लेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम पैसा बोरो भी करते हैं, कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स भी करते हैं, दूसरे देशों से पैसा लोन पे भी उठा लेते हैं। आगे देखो, अब ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं भाई? मतलब करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो ऐसी क्या चीज़ है जो करंट अकाउंट के अंदर आती है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यानी चाहे आप गुड्स बेच रहे हो बाहर किसी देश को, चाहे बाहर किसी देश से गुड्स खरीद रहे हो, वो सारे आएंगे इसके अंदर। इसे विजिबल ट्रेड भी कहा जाएगा। अब सोचने वाली बात है, मैंने आपको यहाँ एक बात लिखी थी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई चाहे गुड्स बेचो चाहे गुड्स खरीदो, ठीक है, यहाँ पे चाहे सर्विसेज खरीदो चाहे सर्विसेज बेचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे। आपने सर्विसेज दी, सर्विसेज ली, बात ख़त्म। या फिर आपके करंट ट्रांसफ़र्स हो गए। करंट ट्रांसफ़र्स में जैसे कि पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर देते हैं ना बाहर के लोग जो होते हैं हमारे देश में, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली काम करती है वहाँ पे। तो लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जो लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है? जैसे बोरोइंग, पैसा उधार उठा लिया बाहर के देश से, लोन ले लिया, तो इससे हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ा ना। लोन लिया है तो लाइबिलिटीज़ बढ़ी ना, फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न करना है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के देश के आदमी ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया पैसा, तो हमारे एसेट्स बढ़े ना, बिल्कुल बढ़े ना। एनआरआई डिपॉजिट्स या बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेट्स, इससे भी हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी। तो वो सभी चीज़ें, वो सभी ट्रांजैक्शन जिससे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ बढ़े या घटे, वो सारी इसके अंदर आएगी। ठीक है, जिससे ना बढ़े वो सारी करंट अकाउंट के अंदर आएगी। आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, क्या क्या चीज़ें ये बताता है। एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बारे में बताता है, भाई कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इम्पोर्ट किया, किस किस ने किया, कब किया। और क्या बताता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी, यानी हमारे इंडिया की इकॉनमी में कितना पैसा बाहर के देश से हमने कमाया है। और लेकिन ये कैपिटल अकाउंट हमें क्या क्या बताता है कि हमारी बोरोइंग्स कितनी हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर के देशों से हमने कितना लोन उठाया है, फॉरेन के लोगों ने कितना हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारे देश का मार्केट पोटेंशियल कैसा है, क्या ग्रोथ होने के या फिर और आगे बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं हैं, हमारी मार्केट की डिमांड है या नहीं है, सारी बातें पता लगती हैं। आगे देखो, दीज ट्रांजेक्शन्स इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। इन ट्रांजेक्शन से
हमारे आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो इसका मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा आउटपुट हो रहा है, और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा नौकरियाँ निकल रही है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही है ना। लेकिन अगर इन ट्रांजेक्शन्स की बात की जाए कैपिटल अकाउंट के, तो यहाँ से कोई भी बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब हमारा देश किसी बाहर के देश से लोन उठा रहा है तो इससे कहाँ से नई नौकरियाँ निकल जाएगी भाई, या फिर हमारे देश का एकदम से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। या जो है अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो ज़रूरी थोड़ा है कि नौकरियाँ निकले ना निकले, डायरेक्ट इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता है इस केस में। सर ये वीडियो ख़त्म।